नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। खबर सिरसा से है, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सिरसा के संत सरसाई नाथ राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय का भूमि पूजन करेंगे। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज परिसर में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधारोपण भी करेंगे। उपायुक्त शांतनु शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह 21 नवंबर को सिरसा पहुंचेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री 10 बजे स्थानीय मिनी बाईपास रोड के नजदीक चिन्हित भूमि पर लगभग 1200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले संत सरसाई नाथ जी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय का भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सिरसा पहुंचेंगे। यहां वो चिकित्सा भूमि का भूमि पूजन करेंगे, जिसको लेकर प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगातार आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। खबर सिरसा से है, जहां जिला अधीक्षक शांतनु शर्मा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के 21 नवंबर को जिला सिरसा में प्रस्तावित दौरा कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से आम जनता को वीवीआईपी मार्ग के दोनों ओर 75 मीटर की परिधि के भीतर अपने सभी प्रकार के वाहन पार्क करने पर रोक लगाने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल चंडीगढ़ के दौरे पर रहे। अपने इस दौरे में केंद्रीय मंत्री ने सीएम नायब सैनी के साथ द साबरमती रिपोर्ट फिल्म की स्क्रीनिंग देखने पहुंचे। फिल्म की स्क्रीनिंग के बाद सीएम सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मीडिया से बात करेंगे। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने द साबरमती रिपोर्ट को टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। उन्होंने फिल्म की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये दुखद गोधरा ट्रेन अग्निकांड की सच्चाई को दर्शाती है। निर्माताओं ने इस विषय को संवेदनशीलता और गरिमा के साथ पेश किया है। फिल्म 27 फरवरी 2002 को हुए साबरमती एक्सप्रेस हादसे पर आधारित है, जिसे लोगों को देखना चाहिए। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जो सामने ही नहीं आ पाई। यह फिल्म जो 27 फरवरी 2002 को गोधरा में जो घटनाक्रम हुआ है, देश का सबसे बड़ा घटनाक्रम, उसकी सच्चाई इस साबरमती में दिखाई गई है। और ये इतिहास की सबसे बड़ी घटनाक्रम है जो सच्चाई इस साबरमती इस फिल्म के माध्यम से वो उजागर हुई है, उसको दबाया गया है। इस फिल्म में हमारे हाल के इतिहास की ये सबसे शर्मनाक घटना हम इसको कहेंगे। फिल्म के निर्माता ने इस मुद्दे को बहुत ही संवेदनशील और गरिमा के साथ संभाला है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में किसानों के खेतों से गुजरने वाली हाई टेंशन बिजली की लाइनों के लिए मुआवजा नीति बनाई हुई है। इस नीति के तहत किसान को टावर एरिया की जमीन के लिए मार्केट रेट का 200% मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही खेत से गुजरने वाली लाइन के नीचे की भूमि के लिए भी किसानों को मार्केट रेट का 30% मुआवजे का प्रावधान है। मैं उसके ऊपर बताना चाहता हूं कि हमने हरियाणा के अंदर HBBN की एक पॉलिसी 9 जुलाई 2024 को हमने बनाई है कि 66 kV या ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो जमीन और जो तारें हैं उसके मुआवजे के लिए एक नई पॉलिसी बनाई है। मैं टावर के बेस के लिए जो जमीन की कीमत का हमने उसके अंदर ये निर्णय लिया है कि जो मार्केट रेट है, मार्केट रेट का 2 गुना ज्यादा उसका मुआवजा वो दिया जाएगा।
और साथ ही टावर की जो तारें हैं उसकी चारों पिलर्स हैं टावर के, उसके 1 मीटर से फालतू दूरी तक भी जमीन गिनी जाती है। जहां पिल्लर लगते हैं, 4 पिल्लर लगते हैं, उस पिल्लर से भी 1 किलोमीटर बाहर तक उसको गिनते हैं और फिर उसका मुआवजा जो मार्केट रेट का है वो देते हैं। और दूसरा हमने इसके अंदर ये किया है कि राइट ऑफ वे रो के लिए तारों के नीचे आने वाली जमीन, बड़ी लाइन है, उस लाइन के नीचे जो जमीन आती है उस जमीन की कीमत का 30% मुआवजा ये भी देने का निर्णय इस पॉलिसी के अंदर हमने किया है। कांग्रेस के ओबीसी सेल के उपाध्यक्ष कैप्टन अजय यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम के कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आरएसएस ने कभी भी संविधान को अपनाया नहीं है। आरएसएस ने सिर्फ मनुवाद की बात की। संविधान कहता है कि हमारी संवैधानिक संस्थाएं स्वतंत्र होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है कि ताल कटोरा स्टेडियम में 26 नवंबर 2024 को भारत जोड़ो संविधान अभियान की शुरुआत की जाएगी। 26 नवंबर 1950 को हमारे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है उसके सामने कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी को प्रस्तुत किया था और उसको लागू किया था। तो उसकी ये 75वीं जयंती है और ये जो अभियान है ये 26 नवंबर 2024 से लेकर 26 जनवरी 2025 तक चलेगा। खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया है। हरियाणा सरकार ने 5 आईपीएस और 3 एचपीएस अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया है। जिन अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी हुआ है उनमें आईपीएस सौरभ सिंह, राजेश दुग्गल, अशोक कुमार, ओपी सिंह और मोहित हांडा का नाम शामिल है। चंडीगढ़ में प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। आपको बता दें कि 5 आईपीएस और 3 एचपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। हरियाणा सरकार ने तबादले के आदेश जारी किए हैं, जिसके बाद अब 5 आईपीएस और 3 एचपीएस का तबादला हो गया है। चंडीगढ़ में बड़े प्रशासनिक फेरबदल की खबर सामने आई है। हरियाणा सरकार की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में 5 आईपीएस और 3 एचपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। हरियाणा सरकार की ओर से यह बड़ा फैसला लिया गया, जिसके तहत 5 आईपीएस और 3 एचपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। नीलोखेड़ी के विधायक भगवान दास कबीरपंथी ने बुधवार की सुबह तरावड़ी शहर की नगरपालिका का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने नपा कर्मियों की हाजिरी रजिस्टर की जांच की, जिसमें सभी कर्मचारी मौके पर मौजूद मिले। उन्होंने नपा सचिव अजीत अरोड़ा को निर्देश दिए कि कार्यालय में पहुंचे लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और लोगों के कार्यों को तुरंत किया जाना चाहिए। विधायक भगवान दास कबीरपंथी ने कहा कि काम में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारी जनता के लिए हैं, जनता कर्मचारियों के लिए नहीं। भविष्य में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। तरावड़ी में नगर पालिका में शहर के काम सुचारू रूप से चले, कुछ रुके हुए काम थे वो लाइन पर लग जाए। तो आज सभी यहाँ पार्षद थे शहर के और अपने शहर के अपने और जो यहाँ के मौजूद आदमी थे सभी यहाँ पहुंचे और काफी जो पेंडिंग काम थे उनके बारे में जानकारी ली और किस लेवल पे वो रुके हुए हैं, ताकि उनको अगर कोई चंडीगढ़ के हैं, करनाल इस तरह के कई यहाँ के इस लेवल पे रुके हुए हैं तो उनसे बात करके इनको सुचारू रूप से काम चल जाए, इसके लिए सभी से बात की और क्या क्या कमियां थी, क्या क्या सुधार होने चाहिए शहर में, सफाई की व्यवस्था हो। एसडीएम डॉक्टर अश्वीर नैन ने कहा कि महिला एवं बाल विकास,
सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी के प्रयासों से तोशाम क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएगी, जिसके लिए जल्द ही जगह का चयन कर लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यूनिट लगने से क्षेत्र की महिलाओं को स्वयं रोजगार के अवसर मिलेंगे और ये यूनिट महिलाओं को आर्थिक रूप से संपन्न करने में मील का पत्थर साबित होगी। तो वहीं एसडीएम ने कहा कि क्षेत्र में बाजरे की फसल अत्यधिक उत्पादकता के मद्देनजर यूनिट की स्थापना कारगर होगी। चौधरी बंसीलाल महिला कॉलेज में की गई, जिसमें महिला व विकास विभाग से संबंधित महिलाएं जो गांव स्तर पे काम करती हैं, चाहे वो महिला हेल्पर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं और दूसरी प्रगतिशील महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया इस कार्यशाला में। इसमें विभिन्न विभागों की स्कीमों के बारे में, उनके बेनिफिट के बारे में पार्टिसिपेंट्स को बताया गया विभागाध्यक्षों द्वारा, और इसके अलावा बाजरा के बारे में मिलेट्स का कैल्शियम होता है, तो बाजरे के आप बिस्किट बना सकते हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विद्यालय में 2 दिवसीय कृषि अधिकारी कार्यशाला 2024 का शुभारंभ हुआ। कार्यशाला में विश्वविद्यालय के कुलपति बीआर कंबोज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यशाला में विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक, कृषि और किसान कल्याण विभाग के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। तो वहीं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बीआर कंबोज ने बताया कि कार्यशाला में आगामी रबी मौसम की फसलों में लागू की जाने वाली नई तकनीकों पर आधारित सिफारिश को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके अलावा वैज्ञानिक, कृषि और किसान कल्याण विभाग के अधिकारी रबी फसलों में समस्याओं के समाधान पर भी विचार विमर्श करेंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में मौजूद रहे। आपको बता दें कि ये कार्यशाला 2 दिन तक चलने वाली है, जिसमें तमाम अधिकारी गण मौजूद रहे। इसके साथ ही विश्वविद्यालय के शिक्षक और विभाग के वैज्ञानिक इस कार्यशाला का हिस्सा रहेंगे, जिसका शुभारंभ विद्यालय के कुलपति ने किया। तस्वीरें हिसार से सामने आ रही हैं, जहां 2 दिवसीय कृषि कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि का भव्य रूप से स्वागत किया गया, उन्हें पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। विश्वविद्यालय के कुलपति के हाथों से कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। तस्वीरें हिसार के विश्वविद्यालय से सामने आ रही हैं, जहां किसानों के हित के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम किसान विभाग के अधिकारीगण, इसके साथ ही विश्वविद्यालय के शिक्षक इस कार्यशाला का हिस्सा रहे। एक रेगुलर फीचर है। इसमें कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विभाग हरियाणा, हमारे सभी वैज्ञानिक और विस्तार शिक्षा में काम करने वाले, चाहे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक हैं, चाहे विभाग के अधिकारी और एडीओ साहिबान हैं, वो यहाँ पे एक मंथन होता है कि जो भी नई सिफारिशें हैं। ये प्रक्रिया 2 दिन की रहती है, रबी और खरीफ दोनों फसलों के लिए। साल में 2 बार यहाँ किया जाता है। अब ये रबी फसल के लिए है, हालांकि इस साल थोड़ी सी लेट है। इसमें जो रबी में जो फसलें बोई जाती है, उसके बारे में 2 दिन वैज्ञानिक और जो एक्सटेंशन के लोग हैं, डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, उनके साथ मिलकर 2 दिन आत्ममंथन किया जाएगा। जो 2 दिन की वर्कशॉप है, ये एक्चुअली में क्या है, जो यूनिवर्सिटी की पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस है, जिसको मानकर डिपार्टमेंट आगे किसानों को सलाह देता है या जो भी अपनी आगे कार्रवाई करता है, उसको अपडेट करने के लिए होती है। इसमें यूनिवर्सिटी ने अपने जो भी इस सीजन के लिए जो अपनी कोई नई रिसर्च या कोई अमेंडमेंट डाली है, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय इंद्री में मिशन बुनियाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें इंद्री ब्लॉक के कई स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया। तो वहीं इस कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी व मिशन बुनियाद के पदाधिकारियों ने शिरकत की। कार्यक्रम का संचालन बीआरसी शैलजा ने किया। इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए जिला विज्ञान विशेषज्ञ एवं जिला नोडल अधिकारी मिशन बुनियाद दीपक वर्मा ने बताया कि आज इंद्री ब्लॉक में पहला जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य 8वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मिशन बुनियाद से जोड़ना है। सरकारी स्कूल के बच्चे आज हमारा इंद्री ब्लॉक के अंदर पहला
अवेयरनेस कैंपेन है जिसका एक ही पर्पस है कि हमारे जितने भी ऐसे विद्यार्थी हैं तो सरकारी विद्यालय के अंदर कक्षा 8वीं में और कक्षा 10वीं में पढ़ रहे हैं वो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। तो इसी श्रृंखला के अंदर हमने एक अवेयरनेस कैंपेन आज हमारे इस पीएम श्री GSSS इंद्री स्कूल के अंदर स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हम जितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं उनको मिशन बुनियाद में एडमिशन लेने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि मिशन बुनियाद हमारे पास हरियाणा सरकार और विकल्प फाउंडेशन का एक ऐसा साझा प्रयास है जिसके माध्यम से हम विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी कराते हैं, ताकि आने वाले समय के अंदर कोई भी ऐसा विद्यार्थी जो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहता है या MBBS करना चाहता है या नीट की परीक्षा की तैयारी करना चाहता है तो उसको 9th क्लास से उसकी तैयारी कराई जाए। आज यहाँ पे मिशन बुनियाद का अवेयरनेस कैंपेन का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें मिशन बुनियाद के जो फाउंडर हैं वो भी आए हुए हैं और उनकी पूरी टीम भी साथ में है। पूरा बता रहे हैं कि मिशन बुनियाद में बच्चे कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते, डिटेल में बच्चों के जो पिछले एक्सपीरियंस है वो भी शेयर किए गए हैं। आगे बच्चे हमारे रजिस्टर होंगे, उसमें बुलाया भी बच्चों को हुआ है, टीचर्स को हुआ है और पेरेंट्स को भी बुलाया हुआ है साथ में, ताकि सबको क्लियर किया जा सके कि मिशन बुनियाद क्या कार्य कर रहा है। हमारे स्कूल में पिछले 2 साल से ये कार्यक्रम चल रहा है। 9th में बच्चों का एडमिशन हुआ था, फिर अब 10th का भी एक चल रहा है। 2 साल हो गए हैं तो 9th और 10th की क्लासेस चल रही हैं। ये हमारा एनुअली बुनियाद का प्रोग्राम होता है। बुनियाद जो क्लासेस है बुनियाद की वो डिस्ट्रिक्ट के सभी ब्लॉक्स में चल रही हैं। हमारे इंद्री ब्लॉक में हमारा पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जहाँ पे बुनियाद की क्लासेस लगती हैं। इसमें 9 to 12 की कोचिंग दी जाती है बच्चों को मेडिकल और IIT की तैयारी के लिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी कोचिंग ऑनलाइन दी जाती है और जो इसमें हमारे मेंटर्स हैं जो कोचिंग देते हैं वो सब IITians हैं जो इंजीनियरिंग क्लियर कर चुके हैं और इसी तरह से जो मेडिकल के नीट क्लियरिफाइड है वो सब पर्सनालिटीज, वो सब एमिनेंट टीचर्स यहाँ बच्चों को कोचिंग देते हैं और वीडियो से सारी उनको दी जाती है। नेट की सुविधा प्रॉपरली यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। खबर सिरसा से है, जहां उपायुक्त शांतनु शर्मा ने बताया कि जिले की विभिन्न मंडियों में खरीद एजेंसियों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 2,98,267 मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। कुल आवक में से खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा 1,33,046 MT, हैफेड ने 1,34,795 MT तथा हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के द्वारा 30,426 MT खरीदी की गई है। करनाल में अन्य सालों की अपेक्षा इस बार ठंड की शुरुआत थोड़ी लेट हुई है। किसानों के लिए एक चिंता का विषय भी है। गेहूं की बुआई के लिए सर्दियों का समय सबसे उचित माना जाता है। हरियाणा में गेहूं की बुआई चल रही है और जितनी ज्यादा सर्दियां होती हैं उतना ही गेहूं की ज्यादा पैदावार होती है। जिस समय गेहूं की बुआई किसान करते हैं उस समय से सर्दियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन इस बार अन्य वर्षों की अपेक्षा ठंड कम है, जिसके चलते किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। तो वहीं जिस किसान ने अपने खेत में धान की कटाई के बाद खेत की बुआई करने के बाद पानी लगाया था, उनके खेत में अभी तक गेहूं की बुआई के योग्य नहीं हुआ, क्योंकि इस बार हवा भी नहीं चल रही, जिससे किसानों की गेहूं में देरी हो रही है। डॉक्टर रतन तिवारी, निदेशक भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल ने बताया कि इस बार मौसम में इतनी ठंड नहीं हुई है। अभी 4 दिन से ही मौसम में थोड़ी ठंडक बनी हुई है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में तापमान ज्यादा नीचे नहीं गया, जिसके चलते कुछ किसानों को ऐसा लग रहा है कि गेहूं की बुआई में उससे कोई प्रभाव पड़ेगा। तेजी से गिरावट आई है पिछले कुछ दिनों में और अब गेहूं के बहुत अनुकूल मौसम बन गया है। पिछले दिनों जरूर थोड़ा सा तापमान 2 डिग्री के आसपास अधिक चल रहा था, लेकिन तब तक किसान भाइयों ने बिजाई थोड़ा सा बाद में शुरू की थी इस बार किन्हीं वजहों से, तो ज्यादा एरिया उस टाइम कवरेज में नहीं था, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। और अब तापमान काफी अनुकूल आ चुका है, इसलिए हमें आशा है कि इस बार गेहूं का उत्पादन जो लक्ष्य है उसको हम लोग पा सकेंगे।
बड़ी मशहूर कहावत है, दिए तले अंधेरा, जो हरियाणा के रेवाड़ी स्थित जिला सचिवालय की कार्यशाला पर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि इस जिला सचिवालय में आगजनी जैसी घटनाओं से निपटने के लिए लगभग 2 दर्जन से अधिक फायर सिलेंडर्स तो लगाए गए हैं, लेकिन उन सभी की एक्सपायरी डेट 1.5 से 2 साल पहले ही समाप्त हो चुकी है, लेकिन उन्हें रिफिल करवाने की जहमत तक नहीं उठाई गई। ठीक इसी तरह यहां आग बुझाने के लिए फायर बकेट्स भी लगाई गई हैं, लेकिन अधिकांश में पानी और मिट्टी भी नहीं है। व्यवस्था करने जा रहे हैं, जिसमें उसकी ड्यू डेट से 3 महीने पहले ही प्रक्रिया उसकी रिफिलिंग की आरंभ कर दी जाएगी, ताकि समय रहते उसको रिफिल कर लिया जाए। सर, बैंक जैसे बड़े संस्थानों में भी आग जैसी आगजनी की घटनाएं हो चुकी है और काफी नुकसान भी हो चुका है। ऐसी बहुत सी सरकार है जिनमें आज भी यही स्थिति है। क्या निर्देश जारी किए गए सभी सभी विभागों को मैं एक ही निर्देश जारी करूंगा कि वो भी जैसे हम सेक्रेटेरिएट में कर रहे हैं कि सभी फायर सिलेंडर की इफेक्टिवनेस चेक करवा रहे हैं, वो भी अपना करवा ले। इसके अतिरिक्त अगर सभी संस्थान नहीं करवाते हैं तो फायर डिपार्टमेंट के द्वारा ऑडिट। फिलहाल की बुलेटिन में बस इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।